नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए इस क्लास में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं सीपीसीटी के क्वेश्चन जो कि 15 मई 2022 जो कि सेकंड शिफ्ट में आपको देखने को मिले थे। यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ सभी क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि सभी क्वेश्चन के यहाँ पे प्रैक्टिस होने वाली है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। उसके पहले आप देखिए ये जो आपको शिफ्ट 1 2022 यानी कि 14 मई 2022 का शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन है कंप्लीट यहाँ कवर कर लिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है शिफ्ट 2 का भी यहाँ कंप्लीट कवर कर लिया गया है। 15 मई का शिफ्ट 1 का भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्लेलिस्ट में। तो ये तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। इनको मैं आगे कंप्लीट मर्ज भी कर दूंगा तो आप जो है एक साथ देख सकते हैं। और अब हम कवर करने वाले हैं शिफ्ट 2 यानी कि 15 मई 2022 शिफ्ट 2 जो कि दोपहर वाली शिफ्ट का होता है। उसके सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही उनसे बनने वाले जो भी आगे के क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको देखिए वीडियो की लिंक, पीडीएफ वगैरह, उसके अलावा क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर आप जो है इस प्रकार यूज़र नेम टाइप करोगे या फिर ये नाम टाइप करोगे टेलीग्राम में तो आपको ये ग्रुप मतलब जो चैनल है वो मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय पर एक प्रोग्राम निर्देश को मशीन भाषा में अनुवाद करता है वो क्या कहलाता है। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब जो निर्देश को क्या करता है, अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेट करना। अब ट्रांसलेट जो है यानी ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहलाते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर करता है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। असेंबली भाषा मतलब न्यूमेरिक कोड होते हैं जो कि कुछ शॉर्टकट कोड होते हैं। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर भी एक प्रकार से इसी अनुसार काम करता है, परंतु इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। एक लाइन को वो पहले मशीन भाषा में कन्वर्ट करेगा और आउटपुट दे देगा यानी कि एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका काम होता है एग्जीक्यूट करना डायरेक्ट। इसको कंपाइल करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा, पर कंपाइलर सिर्फ कंपाइल करके मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय पर एक प्रोग्राम निर्देश को मशीन भाषा में अनुवाद करता है वो क्या कहलाता है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं एक प्रोग्राम के निर्देश को यानी कि एक पर्टिकुलर एक लाइन की बात करें तो इंटरप्रेटर बात हो जा रही, और कंप्लीट प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो वो कहलाएगा क्या हमारा, वो कहलाएगा कंपाइलर, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए आपको देखने मिलेगा सोर्स कोड जो होता है हमारे द्वारा लिखा होता है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम उसको ऑब्जेक्ट कोड जो कि मशीन समझती है उसमें कन्वर्ट करता है। तो यहाँ दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो मिलता है कंपाइलर। तो कंपाइलर देखिए यहाँ सोर्स कोड को कंपाइलर के द्वारा यहाँ मशीन कोड में बदला जाता है, फिर बाकी जो है आगे जाकर वो रन होता है। उसके अलावा देखिए इंटरप्रेटर की अगर बात करूँ, सोर्स कोड में से पर्टिकुलर एक निर्देश को इंटरप्रेटर उसको क्या करेगा मशीन भाषा में और सीधे आउटपुट दे देगा। तो इंटरप्रेटर का ये काम होता है। और असेंबलर मैंने बताया असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलेगा यानी कि 0-1 में बदलेगा। मशीन भाषा मतलब 0-1, ठीक है। आगे चलें। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा को जो है किस रूप में लेता है। तो अल्फा न्यूमेरिक की अगर बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक है ना, अल्फा मतलब होता है ABCD, ठीक है। ए से लेकर जेड जो भी आ जाता है। न्यूमेरिक का मतलब होता है 0 से लेकर 9। तो इनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक। इसका मतलब है इसमें अक्षर यानी कि कैरेक्टर भी मिल रहा है हमको, और दूसरा संख्या यानी कि नंबर से मिल रहा है, दो चीज़ें मिल रही। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अक्षर और संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है ATM मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि आप देख सकते हैं। ATM आपको समझ में आया होगा। देखिए ATM मतलब आप देख सकते हैं, देखिए ATM है जहाँ पे आप कार्ड को स्वैप करके यहाँ पे स्क्रीन पर कोड डालकर अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोल रहे हैं ATM मशीन। तो निम्नलिखित में से किस श्रेणी के एम्बेडेड सिस्टम है। तो ATM मशीन आपको पता है ATM मशीन बैंक से जुड़ा होता है, और बैंक से जब जुड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। एक प्रकार की क्या है, नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम है क्या, ATM। और ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। एक प्रकार का एम्बेडेड सिस्टम है जो कि बैंक की सुविधा के लिए, यानी कि अगर बैंक में जाए हर एक व्यक्ति विड्रॉल करने तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो बैंक की सुविधा के लिए जो है एक प्रकार से अलग से कंट्रोल किया जाता है एक मशीन को, जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM। देखिए यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेगा, स्क्रीन की बटन होती है, ठीक है। डिस्प्ले स्क्रीन हो गई, ठीक है। रिसीप्ट प्रिंटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। कार्ड जो है देखिए कैश यहाँ पे निकलता है, कैश की डिपॉजिट बटन मतलब जो मशीन यहाँ पे कीपैड देख सकते हैं।
कार्ड रीडर, यहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं। यहाँ से देखिए स्पीकर है, मतलब जो आप जो भी बीप वगैरह कुछ भी साउंड आता है तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यूनिक्स में कमांड लाइन इंटरप्रेटर के रूप में जाना जाता है। तो यूनिक्स जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI है, यानी कि लाइनक्स बनने से पहले यूनिक्स था। ठीक है, अब यूनिक्स की अगर बात करें तो देखिए इस प्रकार से कमांड लाइन इंटरप्रेटर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो काम है किसको, मतलब ये किसको बोला जाता है, ये सेल को बोला जाता है। और सेल आपको पता है ट्रांसलेटर, एक प्रकार से ट्रांसलेट करने का काम करता है। जैसे यूज़र क्या है, यूज़र हो गया, यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से कोई काम करेगा, उसके बीच में आ जाता है सेल और फिर आ जाता है कर्नल। ठीक है, तो यूज़र जब यहाँ से निर्देश देगा तो सेल उसको ऐसी भाषा में कन्वर्ट करता है जिसको कर्नल समझ पाए। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेटर का काम करता है। दूसरा कमांड लाइन इंटरप्रेटर के रूप में कौन जाना जाता है, सेल को ही हम जानते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सेल एक प्रकार का कमांड जो है इंटरप्रेटर होता है जो कि यूज़र तथा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ठीक है, सेल के माध्यम से यूज़र जो है कमांड को रन कर सकता है और यूज़र द्वारा कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए सेल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सेल के द्वारा कमांड को इंटरप्रेट किया जाता है और उसके बाद उसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में भेज दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में उपस्थित जो हार्डवेयर है, जैसे हार्डवेयर का मतलब होता है CPU हो गया या अन्य कोई हार्डवेयर हो गया, उसके माध्यम से कमांड को एग्जीक्यूट करके यूज़र को रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो कमांड लाइन इंटरप्रेटर देख सकते हैं। सेल कुछ देखिए इस प्रकार देख सकते हैं, C सेल होता है, कर्नल सेल होता है, बॉर्न सेल होता है, जेड सेल और TCHSH सेल होता है। तो ये सेल के कुछ प्रकार हैं। आगे देखते हैं किस MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का उपयोग पेशेवर गुणवत्ता वाले डॉक्यूमेंट जैसे कि लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, रिज्यूम हो गया आदि बनाने के लिए। तो मैंने बताया टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी काम हैं, टाइपिंग से रिलेटेड जितने काम, इसका मतलब है लेटर टाइप करना या फिर आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जब बात की जाए तो ये सिर्फ MS वर्ड के द्वारा किए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के द्वारा। क्योंकि एक्सेल में तो स्प्रेडशीट बनती है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है, MS एक्सेस में डाटाबेस बनता है, तो बचा क्या, MS वर्ड। तो यहाँ पे देखिए इन सभी को हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो MS वर्ड इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे MS वर्ड दिया है, MS वर्ड राइट आंसर है। ये MS एक्सेस डेटाबेस का काम करता है। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट का काम करता है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का काम करता है। ठीक है, और MS वर्ड आपने देख चुके हैं। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क में प्रत्येक ट्रैक को एक अदृश्य वेज आकार के खंड में यहाँ पे क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो हम अगर बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार संरचना होती है। तो ये देखिए ये आर्म असेंबली होता है जिसमें सारे देखिए रीड राइट हेड मतलब जो होते हैं, देखिए यहाँ पे रीड राइट हेड फंसे हुए होते हैं और उन्हीं के बीच में यहाँ पे स्पाइंडल होता है। स्पाइंडल मतलब एक रॉड बात करें अपन तो देखिए रॉड, और रॉड के आसपास ही मतलब रॉड में ही आप देख सकते हैं, देखिए एक डिस्क है। डिस्क आप CD ड्राइव देखे होंगे, CD तो CD जैसे ही यहाँ पे प्लेटर्स फंसी होती है, इनको हम क्या बोलेंगे, प्लेटर्स। तो प्लेटर्स होती है 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे प्लेटर्स की संख्या बढ़ सकती है और घट सकती है। तो स्पैंडल जिसमें ये प्लेटर्स फंसी होती है, अब प्लेटर फंसी तो होती है, तो जो राउंड वाला जो सेक्शन है पूरा, इसको बोलते हैं ट्रैक। और ट्रैक भी अगर छोटे छोटे पार्ट में बट जाए, जैसे देखिए छोटे छोटे पार्ट में ट्रैक बटा हुआ, तो इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं कंप्लीट, यहाँ आपको सिलेंडर देखने को मिलेगा जहाँ पे ये कंट्रोल होता है। ठीक है, फंसा होता है तो ये सिलेंडर होता है। तो यहाँ देखिए ट्रैक को, जो ट्रैक होता है राउंड पूरा, उसको छोटे छोटे भाग में बांटा जाए तो वो क्या कहलाता है, सेक्टर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। ये हार्ड डिस्क की संरचना देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये जो है ट्रैक है कंप्लीट ये ट्रैक है, और इसको छोटे छोटे देखिए इस प्रकार से हमने केक टाइप काट दी हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेक्टर। ठीक है, और ये प्लेटर्स कहलाती है सारी चीज़ें जो डिस्क होती है। नेक्स्ट है एक प्रक्रिया के जो है बाइंडिंग और अनबाइंडिंग को केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU की बात की जा रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एक रेंज में इनेबल किया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोसेसर एफिनिटी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसर एफिनिटी। और ये क्या है, CPU के अंतर्गत नहीं, CPU पिनिंग इनेबल एप्लीकेशन टू बाइंड और अनबाइंड आ प्रोसेस और आ थ्रेड मतलब होता है जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है। ठीक है, उसे थ्रेड बोलते हैं। तो ये कंप्लीट रेंज होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब हम टास्क बार ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार चीज़ें दिखती है। तो यहाँ प्रोसेस दिखती है, परफॉर्मेंस, FHT स्टार्टअप होता है, यूज़र होता है और डिटेल वाले सेक्शन में आप जाकर डबल क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए प्रोसेसर एफिनिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए प्रोसेसर एफिनिटी का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। मैं एक बार आपको जो है रन करके दिखाता हूँ। जैसे राइट क्लिक करें आप टास्क बार में और यहाँ टास्क मैनेजर पर क्लिक करें,
तो आप देखिए यहाँ पे जो सेक्शन है डिटेल वाला, डिटेल में आप जाओगे तो किसी भी ऑप्शन पर आप डबल क्लिक करो। जैसे मान लीजिए मैं डबल क्लिक करता हूँ, किसी में भी कर दे, जैसे इसमें डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, देखिए सेट एफिनिटी। सेट एफिनिटी जैसे ही करोगे तो देखिए प्रोसेसर एफिनिटी यहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ भी लेता है कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ टास्क बार की अगर बात करूँ तो टास्क बार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके जो भी एप्लीकेशन खुले उनकी स्थिति आपको दिखाती है कि कितना परसेंट वो देखिए सीपीयू का ले रहा है, कितना परसेंट मेमोरी का ले रहा है, डिस्क का कितना परसेंट, नेटवर्क कितना परसेंट। बैकग्राउंड प्रोसेस भी यहाँ दिखती है, जैसे कि आप जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसके बैकग्राउंड में भी कुछ प्रोसेस होती है जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है। तो देखिए यहाँ बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। साथ ही आप देखिए यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हैं। देखिए यूटिलाइजेशन स्पीड है, प्रोसेस थ्रेड, हैंडल, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, देखिए सीपीयू कितना भाग कितना परसेंट चल रहा है, मेमोरी कितनी हो रही है, यानी कि 12 GB में से देखिए 5.7 GB जो है यहाँ पे यूजेबल है, यानी कि 48%। डिस्क सी डी जो है देखिए कितना परसेंट है, डिस्क ई कितना परसेंट है। तो कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या यूज़ की जा रही है, सारी इन्फॉर्मेशन हमको टास्क मैनेजर में मिलती है। साथ ही ऐप हिस्ट्री में आप देख सकते हैं हमने कौन कौन सी ऐप को यहाँ पे चलाया है। स्टार्टअप में देखिए, स्टार्टअप में जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते तो कौन कौन से ऐप जो है स्टार्टिंग में आपके रन हो जाए। यूज़र के अंतर्गत कौन यूज़र लॉगिन है, ठीक है, आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं, चाहे तो क्लिक करके देखिए डिस्कनेक्ट है। साथ ही डिटेल की अगर बात करें तो यहीं से हम प्रोसेसर एफिनिटी में गए थे। और सर्विस में हम देखें तो बहुत सारी सर्विसेज जो कि सपोर्टिंग का काम करती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, ये समझ में आया आपको टास्क बार कहाँ से आता है वो भी हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट, दूसरा चेहरा, यानी कि आप देख सकते हैं फेस की, और आइरिस मतलब रेटिना, और आवाज़ मतलब वॉइस। इन सभी की विशेषताओं की पहचान करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसे हम देख सकते हैं, इसको बोला जाता है बायोमेट्रिक। क्या बोला जाता है? बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक सिस्टम बोला जाता है जिसके अंतर्गत आप फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन कर सकते हैं, रेटिना स्कैन कर सकते हैं, दूसरा वॉइस रिकॉग्निशन कर सकते हो। सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? बायोमेट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, देखिए पहले हम इनरोल कर देते हैं, डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, दूसरी बार इसको चेक किया जाता है तो यहाँ से वो डेटाबेस से मैच करता है और यस नो यानी कि रिजल्ट को बताता है कि यदि आप सही हो तो आपका जो सिस्टम है वो एक्सेस हो जाएगा, और नहीं तो वो इनवैलिड बोलेगा। ठीक है, तो बायोमेट्रिक सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो कि गणितीय एल्गोरिदम बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके व्यक्ति की एक निश्चित विशेषता को पहचानने की अनुमति देता है। बायोमेट्रिक सिस्टम के कई उपयोग हैं और ऐसी प्रणालियां जिनके लिए उपयोगकर्ताओं के अपस्ट्रीम नामांकन की आवश्यकता होती है, यानी कि देखिए पहले नामांकन यानी कि इनरोलमेंट करना होता है, तो अन्य पहचान प्रणालियों को इस चरण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू रे। ब्लू रे मतलब स्टोरेज, ब्लू रे डिस्क की बात की जा रही है तो इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले नीले लेज़र की तरंग डीवीडी प्रारूप द्वारा उपयोग किए जाने वाले लाल लेज़र की तुलना में काफ़ी हद तक क्या होती है? तो देखिए डीवीडी के अंतर्गत जो लाल लेज़र है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, और जो ब्लू रे है उसके नीले लेज़र जो है काफ़ी कम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कम। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं ब्लू रे और डीवीडी दोनों में अंतर दिया गया है। तो ब्लू रे की अगर बात करें तो इसकी अधिकतम क्षमता, जैसे सिंगल साइट की अगर बात करें तो 25 GB और डबल साइट की बात करें तो 50 GB। पर डीवीडी की अगर बात करें तो 4.7 GB सिंगल साइट, और डबल साइट की अगर बात करें तो 17.08 GB। ठीक है, और ब्लू रे जो है सिंगल लेयर में 25 GB, ये सिंगल लेयर में 4.7 GB में आती है। ब्लू रे डिस्क डेटा को रीड राइट करने के लिए ब्लू लेज़र तकनीक का उपयोग करते हैं, और ये रेड, आपको याद रखना है, नाम ही उसका ब्लू है। ठीक है, और डीवीडी में रेड याद रखना है। ठीक है, ब्लू रे लेज़र की तरंग दैर्ध्य यहाँ 405 nm होती है और इसकी जो है 650 nm होती है। ब्लू रे डिस्क डेटा ट्रांसफ़र करने की जो रेट होती है उसकी 36 MB पर सेकंड होती है, और इसकी 11 MB, देखिए काफ़ी कम है। डीवीडी की तुलना में ब्लू रे डिस्क कीमत जो है काफ़ी अधिक होती है क्योंकि कैपेसिटी अधिक होती है, दूसरा ये क्वालिटी अधिक, यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है, इसलिए इसकी कीमत अधिक होती है, पर इसकी कम होती है। ब्लू रे डिस्क का उपयोग वीडियो शूट करने जैसे बड़े आकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये डीवीडी का उपयोग जो है रिलीज़ के बाद फिल्म जैसे छोटे आकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीपीयू की बात की जा रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कौन सा भाग होता है? मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है? तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक तो देखिए सीयू अकेला होता नहीं है,
ना तो मेमोरी यूनिट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर हो गया। तो यहाँ पे आपका सीयू भी होता है और एलयू भी होता है, दोनों चीज़ होती है। जैसे आप यहाँ सीपीयू की बात करें तो सीपीयू ये कंप्लीट है, इतना भाग जो है सीपीयू कहलाता है। तो सीपीयू में आपका एलयू भी देखने को मिलेगा और कंट्रोल यूनिट, साथ में इसके एमयू भी दे देता, तो ये भी इसका आंसर हो जाता। ठीक है, या फिर ऐसा बोल देता कि इनमें से कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 या 2 1 इस प्रकार। तो 1 2 3 ये तीनों आपके यहाँ पे आंसर हो जाते, या फिर ये वाला कैंसिल हो जाता है क्योंकि यहाँ सी यू भी है। तो 1 2 और 3 इसके राइट आंसर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए कंट्रोल यूनिट भी देखने को मिल रहा है, ए एल यू भी देखने को मिल रहा है और मेन मेमोरी भी, तीनों चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिकल जो गणनाएँ होती है उसको करने का काम करता है, ये कंप्यूटर का यानी सी पी यू का दिमाग होता है जो कि प्रोसेसिंग को मेनटेन करता है। मेमोरी जो अस्थायी तौर पर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, अब इनपुट के द्वारा यूज़र के द्वारा इनपुट दिया जाता है, कंट्रोल यूनिट उसको मेन मेमोरी में रखता है, फिर मेन मेमोरी से उठाकर एएलयू में देता है, एएलयू से उठाकर फिर मेन मेमोरी में। और ज़्यादा आउटपुट की बात हुई तो यहाँ से आउटपुट के रूप में आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर प्रिंटर में देता है। और स्टोर करने की बात हुई सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क या एसएसडी में जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुफ्त ब्लॉग होस्ट है? मुफ्त मतलब फ्री और ब्लॉग का मतलब होता है, जैसे हमने बात किए थे ब्लॉगिंग करना। ठीक है, ब्लॉग मतलब होता है एक वेबसाइट या वेब पेज जहाँ पे कोई अलग अलग फील्ड की चीज़ें जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा डाल दी जाती है। मैटर हो सकता है, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्लॉग यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा वर्डप्रेस जो है फ्री जो है ब्लॉग होस्टिंग एक प्रकार से देख सकते हैं। और GoDaddy की अगर बात करें तो ये तो एक प्रकार का डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन वाली साइट है। ठीक है, उसके अलावा हम देखें मोजिला एक क्या है, वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। तो आप देखें यहाँ पे वर्डप्रेस की अगर बात करें तो इसका लोगो भी आपको दिख रहा है W। ठीक है, और वर्डप्रेस एक प्रकार का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS है। ठीक है, जिसमें हम खुद से ही डाटा को मैनेज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डिलीट एडिट सारी चीज़ें कर सकते हैं जो भी हमारी वेब पेज है उसमें, जिसका उपयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे PHP और MySQL से बनाया गया है। इसे इंटरनेट से फ्री डाउनलोड किया जा सकता है और अपने वेब सर्वर पर इंस्टॉल करके बड़ी आसानी से वेबसाइट या ब्लॉग बनाया जा सकता है। यह बहुत ही आसान सा एक प्रकार का यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां से आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर बिना कोडिंग या बिना प्रोग्रामिंग की बात करें यानी कि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप जो है इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। वेबसाइट की डिज़ाइन बदलनी हो तो 1 मिनट के अंदर अपनी पूरी डिज़ाइन आप थीम डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर आपको किस में मिलेंगे? वर्डप्रेस में। और इसी को बोला जाता है ओपन, यानी कि एक प्रकार से फ्री बोल सकते हैं, फ्री ब्लॉग होस्ट बोल सकते हैं इसे। ठीक है, GoDaddy की अगर बात करें कंपनी है, देखिए godaddy.com इसका जो है हम बात करें इसका वेबसाइट का URL है। GoDaddy इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है, अमेरिकन पब्लिकली ट्रेड इंटरनेट डोमेन रजिस्ट्रेशन एवं वेब होस्टिंग कंपनी है। डोमेन रजिस्ट्रेशन भी हम यहीं से कर सकते हैं, जैसे किसी वेबसाइट का नाम इससे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दूसरा होस्टिंग करना तो भी इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, टेम्प एरिजोना जो है यहाँ पे इसका एड्रेस है, देखिए यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत। और ये जो है हम देख सकते हैं यहाँ देखिए 1997 में फाउंड की गई थी। इसके जो फाउंडर है वो है बॉब पॉर्सन्स है। ठीक है, और CEO है जो है अमन भूतानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को इंटरफेसिंग स्तर पर LCD जो है LCD स्थिति की जांच करने के एक इष्टतम समय कुशलता के साथ देरी के कारकों पर निर्भर करने से रोकने के लिए एक वैकल्पिक मैकेनिज्म है। तो इसका मतलब यहाँ पे डेटा बस के DB7 बिट पोलिंग्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बस होती है वो 3 प्रकार की होती है। बस का मतलब आप देखते हैं जैसे नॉर्मली अगर ट्रैफिक की बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो बस जो होती है पब्लिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है कि नहीं बस। तो अलग अलग प्रकार की बस हो सकती है। ठीक है, जैसे सरकारी बस हो सकती है, प्राइवेट बस हो सकती है, अलग अलग बस हो सकती है, या स्कूल बस हो सकती है। ठीक है, ऑफिस की बस हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पे कंप्यूटर में मदरबोर्ड के अंतर्गत या कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बस का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है और कंट्रोल बस होती है। तो यहाँ पे देखिए डेटा बस के अंतर्गत D7, तो D7 यानी डेटा बस जो है D7 जो बिट पोलिंग है इसका राइट आंसर है LCD के लिए। 1 MB में खाली स्थान मतलब 1 MB में कितनी बाइट होती है? तो MB का मतलब हम देख सकते हैं, पहले तो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट हमको देखना पड़ेगा। यानी कि मेमोरी मेजरमेंट यूनिट क्या होती है? मेमोरी को मापने की जो यूनिट होती है वो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट कहलाती है। ठीक है, और 1 बिट हम बोल सकते हैं बाइनरी डिजिट, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 बिट। और यदि 010101 मिलाकर कितनी बन जाए? 8 बिट, तो टोटल मिलाकर वो 1 बाइट हो जाती है। आपको पता होना चाहिए।
फिर बाइट 1024 अगर हो जाए तो वो हो जाती है 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट, और 1024 KB यानी कि KB 1024 कर दे तो 1 MB हो जाती है। तो इस हिसाब से देखिए 1 MB का पूछा है, 1 MB का अगर यहाँ पूछा जाए तो 1 MB का मतलब क्या है, 1 MB का मतलब देखिए 1024 KB, मतलब 1024 बाइट और 1024 KB दोनों को अगर गुणा कर दे तो क्या निकल कर आ जाएगा 1 MB। या फिर हम बोलें 1 MB बराबर 1024 KB हो जाता है, 1024 KB यहाँ पे 1 MB बराबर हो जाता है, और 1 KB में ऑलरेडी 1024 बाइट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा बाइट, बाइट निकल कर आ जाएगा, यानी कि KB नहीं पूछा है, बाइट पूछा है। तो 1 MB बराबर कितना हो जाएगा 1024 KB, और 1024 KB को हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए 1,48,576, 1 लाख नहीं होगा, क्या होगा 10 लाख होगा, 10,48,576 होगा, जिसमें 1024 इंटू 1024 बाइट को कैलकुलेट किया जाएगा। और इसी प्रकार 1 GB मतलब हो जाता है, देखिए यहाँ पे 1 GB मतलब 1024 MB, ठीक है। और अगर इसको हम ऐसे लिखें 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, कैसे, देखिए 1024 MB तो है ही, फिर 1024 यहाँ आ गया, फिर 1024, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से आंसर आ जाएगा किसका, 1 GB का। तो ऐसे आप ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे देखिए 1 KB का मतलब हो जाता है 1024 बाइट, 1 MB का मतलब हो जाता है, देखिए इस प्रकार से बाइट आ जाती है 10,48,576, 1 GB का मतलब ये आंसर आ जाएगा, 1 टेराबाइट का मतलब ये आप देख सकते हैं। इतना याद नहीं रखना, पर आपको इतना याद होना चाहिए कि आप कितने मल्टीप्लाई करोगे तब आपका जो है वो निकल कर आएगा। जैसे 1 TB की बात करूँ मैं, 1 टेराबाइट की, तो कितने 1024 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 1024 को मल्टीप्लाई करोगे तब क्या निकल कर आएगा 1 TB। कब, जब बाइट पूछा है। पर यदि KB पूछा है तो KB के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3, अब MB भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो GB तो यहाँ 1024 आ गई, MB पूछेगा तो 1024 इंटू 1024, तब MB निकल कर आएगा। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी होगी, जियोब बाइट। देखिए जियोब बाइट इज़ द हाइएस्ट मेमोरी यूनिट। तो देखिए 1 जियोब बाइट मतलब 1024 ब्रोंटो बाइट मिलकर 1 जियोब बाइट बनती है, ठीक है। लगभग सभी आधुनिक सुपर कंडक्टिंग MR स्कैनर में उपयोग किया जाने वाला कंडक्टर होता है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है देखिए यहाँ पे जो है न्यूबोयम होता है, और एक होता है आपका टाइटेनियम। तो देखिए न्यूबोयम जो होता है एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक क्या होता है NB, तो यहाँ पे NB हमारा हो गया। और एक दुर्लभ मुलायम भूरे रंग का हम देख सकते हैं, देखिए ये आप देखिए न्यूबियम है, भूरे रंग का तन्य संक्रमण धातु है। नायोबियम जो है पायरोक्लोर और कोलम्बाइट नामक जो है खनिजों में पाया जाता है। और इसके अलावा टाइटेनियम की अगर बात करें तो टाइटेनियम एक मजबूत धातु है, ठीक है। इस तत्व का जो है सबसे पहले 1791 में ग्रेटर ने पता लगाया था, तथा सन 1795 में क्लॉप्राथ से ने जो है मतलब क्लॉप्राथ ने इसका नाम टाइटेनियम रखा। तो ये दोनों चीज़ आप देख सकते हैं, इसका जो होता है NB और इसका होता है TI, शॉर्ट नाम जो होता है। तो यहाँ पर देखिए न्यूबियम और टाइटेनियम दोनों इसका राइट आंसर है, जो कि आधुनिक सुपर कंडक्टर MR स्कैनर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब होता है जो ड्राइव होती है CD ड्राइव में जो रन हो जाती है, ठीक है, DVD ड्राइव में। तो ऑप्टिकल स्टोरेज में CD भी आ जाती है, DVD भी आ जाती है, ब्लू रे डिस्क भी आ जाती है। पर यहाँ पे जो आपकी USB ड्राइव है वो नहीं आती। USB ड्राइव से मतलब थंब ड्राइव या पेन ड्राइव। तो USB ड्राइव ही इसका राइट आंसर, क्योंकि DVD ऑप्टिकल ड्राइव है, ब्लू रे डिस्क है और CD है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये जो है नहीं है पूछा था, तो ये तो है, तो USB ड्राइव इसका राइट आंसर होगा। BB स्क्रिप्ट भाषा जो है उसमें लिखी गई जो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है उसको सेव करने के लिए किस फाइल रूप यानी कि एक्सटेंशन की बात की जा रही है, कौन सा एक्सटेंशन यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो जैसे एक्सटेंशन की अगर बात करूँ तो एक्सटेंशन क्या होता है, जिस प्रकार हमें पहचानते हैं सरनेम से, सरनेम होता है हमारा उपनाम जिसे हम बोलते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में जब भी हम फाइल सेव करते हैं तो एक तो नाम होता है, जैसे हमने सेव करे माई फाइल, क्या सेव करें माई फाइल। तो माई फाइल कैसे पहचानी जाएगी, माई फाइल पहचानी जाएगी जैसे आप उपयोग करते हो .docx है, ठीक है, .txt है, .rtf है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक्सटेंशन होगा, इन्हीं को हम सेव करने के लिए इस एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। वैसे पूछा जा रहा है BB स्क्रिप्ट, तो BB स्क्रिप्ट में उपयोग किया जाता है .bbs, ठीक है, .bbs इसका जो है एक्सटेंशन है, विजुअल बेसिक जो BB स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये देखिए BBS इस फाइल है वर्चुअल बेसिक स्क्रिप्ट है। देखिए यहाँ पे हम इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, वर्चुअल बेसिक स्क्रिप्ट इसका फुल फॉर्म याद रखना है,
रिटर्न इन द वीबी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रकार की छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिखना इसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं। इट कंटेन कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन विंडोज़ और इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब इसमें कौन से कोड कंटेन करके रखते हैं जो कि विंडोज़ में एग्जीक्यूट होते हैं या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में। और इसकी जो मतलब आपका चेहरा देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार का चेहरा देखने को मिलेगा script.bbs। ठीक है। केबल टेलीविज़न सिस्टम ट्रांसमिट डेटा। आप जो केबल टेलीविज़न यानी कि डिसकनेक्शन की बात की जा रही है, डिसकनेक्शन में जो डेटा है वो कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि किस प्रकार की केबल में ट्रांसमिट किया जाता है। तो केबल 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ट्विस्टेड केबल, एक होती है कोएक्सियल केबल और एक होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ट्विस्टेड केबल जो होती है नेटवर्क यानी कि एक प्रकार से हम देखें तो लैन में उपयोग किया जाता है। कोएक्सियल केबल डिसकनेक्शन में उपयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है 5G डाटा या फिर इंटरनेट के लिए एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ 3 प्रकार की केबल होती है। एक तो होती है कॉपर ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल आप देख सकते हैं। देखिए डिसकनेक्शन में कुछ इस प्रकार ही देखे होंगे ना, कॉपर का होता है, फिर देखिए प्लास्टिक का कवर, फिर एल्यूमिनियम जो देखिए परत होती है, फिर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का जो है कवर होता है, मतलब एक प्रकार से तार होता है और ऊपर से ब्लैक कलर का रबर का जो प्लास्टिक होता है, मतलब एक प्रकार से कवर होता है। तो इस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। और क्या है, कोएक्सियल केबल है। एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल, ये नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि एक प्रकार से इंटरनेट के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है केबल टेलीविज़न यानी डिसकनेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। आगे देखिए टोपोलॉजी की बात की जा रही है, तो प्रत्येक नोड कम से कम एक अन्य नोड से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए टोपोलॉजी हमने देखे थे, ये टोपोलॉजी, ठीक है, ये हमने देखे हैं। ठीक, यहाँ 3 कनेक्शन है। अब तीनों कनेक्शन मान लो, इससे मैं इसको जोड़ देता हूँ, इससे मैं इसको जोड़ देता हूँ, उसके अलावा एक सिस्टम और ले लेते हैं और इससे मैं इसको जोड़ देता हूँ और यहाँ से ये बन गई रिंग टोपोलॉजी। पर यदि हम इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, देखिए ये सिस्टम इससे भी जुड़ा है और ये सिस्टम अगर यहाँ से कनेक्शन फेल भी हो जाए तो ये कनेक्शन हालांकि थोड़ी महंगी पड़ रही है। तो अब एक सिस्टम इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और एक अन्य सिस्टम से भी जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम बोलेंगे मेश टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे, मेश टोपोलॉजी। ठीक, तो देखिए एक से अधिक नोड से जुड़ी होती है, तो यहाँ पे देखिए मेश टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी मतलब हब से जुड़ी होती है। हब से देखिए, हब मतलब सेंट्रलाइज डिवाइस से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। बस टोपोलॉजी का मतलब एक बैकबोन से सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। और यदि बैकबोन खराब है तो आपकी टोपोलॉजी काम नहीं करेगी। तो देखिए ये है आपकी मेश टोपोलॉजी, यहाँ देख सकते हैं एक सिस्टम जो है इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। इसका मतलब है मल्टीपल, यानी कि बीच में कनेक्शन क्रॉस हो जाए तो इस हिसाब से डाटा को ट्रांसमिट कर लेता है। हालांकि यहाँ पे हम देखें तो खर्चा ज़्यादा आएगा क्योंकि केबल ज़्यादा लग रही है। और प्रत्येक सिस्टम यहाँ पे नोड कहलाता है। ठीक है, जितने नोड जुड़े हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3 इस प्रकार से गिने जाएंगे। चलिए, वायरस फाइल के आकार को बिना परिवर्तित किए फाइल के जो रिक्त खंड है उसका उपयोग करके फाइल को संक्रमित कर सकता है और इन्हें पहचानना काफ़ी कठिन होता है। तो कौन सा वायरस है, तो इसे हम बोलते हैं कैविटी वायरस। तो कैविटी वायरस होता क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कंप्यूटर वायरस में कैविटी वायरस को स्पेसिफायर वायरस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यह वायरस किसी भी फाइल के खाली हिस्से में खुद को इंस्टॉल करता है। कैविटी वायरस का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और क्योंकि यह फाइल का आकार बदले बिना फाइल में प्रवेश करता है और खाली हिस्से को भर देता है। तो आपको याद रखना है कैविटी वायरस। नेक्स्ट है यूज़र जो है बूट सीक्वेंस के क्रम को किस डिवाइस के सेटअप द्वारा बदल सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ इस प्रकार की विंडो आती है जब आप इसको जो आपका सेटअप खुलता है बायोस सेटअप खोलोगे तो यहाँ कुछ मेनू देखने को मिलेंगे और एक मेनू मिलता है बूट में आप देखेंगे तो आप देखिए सीडी ड्राइव से मतलब बूट होना चाहिए, हार्ड ड्राइव से बूट होना चाहिए या फिर पेन ड्राइव से बूट होना चाहिए या फिर कोई नेटवर्क ड्राइव से बूट होना चाहिए। तो ये बूट सीक्वेंस को सेटअप किससे किया जाता है, बायोस से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोस मतलब हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसको ओपन करने की, जैसे यहाँ देखिए कुछ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट विधि है। और इसको ओपन कैसे करते हैं, जैसे कोई सिस्टम में एस्केप बटन दबाओ तो ये खुल जाता है, किसी में F12 दबाओ तो खुल जाता है, किसी में F2 दबाओ, यानी कि कब दबाना है, F2 है, ये सारी चीज़ें ये दबाना आपको जब सिस्टम आप ऑन करने वाले हो। तो ऑन जैसे करते तो आप इस की का प्रयोग करके बूट जो है बायोस सेटअप उपयोग कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं और उसी में जाकर बूट सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ देखिए, जब बायोस मतलब आप बूटिंग हो रहा होता है तो पोस्ट बनाम का प्रोग्राम चलता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, एक होता है देखिए यहाँ पे स्पूल का पूर्ण रूप जो है साइमल्टेनियस फेरिफेरल्स, और इसका जो है खालिस्तान पूछा है तो इसका मतलब क्या होता है। तो पहले तो स्पूल जानना होगा। देखिए यहाँ पे हो गया CPU, यहाँ हो गया आपका प्रिंटर,
प्रिंटर जो होता है सीपीयू की तुलना में काफ़ी धीरे चलता है। यदि मान लो यहाँ से व्यक्ति ने 50 प्रिंट दिया, कितने दिया 50, तो 50 प्रिंट निकलने में मान लो 5 मिनट लग रहा है, तो क्या 5 मिनट तक सीपीयू आराम करेगा क्या? अब उसके पास इतना टाइम थोड़ी है सीपीयू के पास, वो बैठा मतलब यूज़र सामने फालतू बैठा रहेगा। तो उसी समय को बचाने के लिए यहाँ पे एक टेक्निक का उपयोग किया जाता है, स्पूल, और एक प्रकार की मेमोरी होती है जो कि इसके द्वारा प्रिंट दिए गए जॉब को स्टोर करके रख लेती है और धीरे धीरे इधर प्रिंट निकालते रहती है। उस समय सीपीयू कुछ अलग काम कर लेगा। तो स्पूल मतलब समझ गए, स्पूल मतलब आप समझ गए स्पूल होता क्या है। अब स्पूल का पूरा नाम देख लेते हैं। तो स्पूल का पूरा नाम होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल्स ऑपरेशन लाइन, ठीक है। तो यहाँ इसका पूरा नाम आप देख सकते हैं, आधा तो लिखा हुआ साइमल्टेनियस पेरिफेरल्स ऑपरेशन, यहाँ क्या जाएगा ऑपरेशन, इसका राइट आंसर ऑपरेशन हो जाएगा। और एक प्रकार का बफर या हम कह सकते हैं एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, कौन सा, स्पूलिंग, जो इनपुट आउटपुट जॉब के डेटा को स्टोर करता है, यानी कि इसके द्वारा दिए गए डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। स्पूलिंग यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया हम बोल सकते हैं जहाँ कुछ समय के लिए डाटा स्टोर होता है। तो ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ आ डॉट मैट्रिक प्रिंटर इज मेजर्ड, मतलब डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है, देखिए डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक प्रकार का क्या है, हम बात करें तो एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। और ये क्या करता है, मतलब एक प्रकार से है। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड इसकी जो होती है सीपीएस में होती है। सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। पर यदि क्वालिटी की अगर बात करें तो वो डीपीआई में होती है। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉट पर इंच। और आप जो है प्रिंट क्वालिटी में यहाँ देख भी सकते हैं डॉट पर इंच को। डॉट पर इंच देखिए एक प्रकार की प्रिंटिंग वीडियो इमेज स्कैनर डॉट डेंसिटी होती है, यानी कि हम देख सकते हैं 1 इंच है, 1 इंच यहाँ देखिए इस प्रकार से कंप्लीट 1 इंच का स्क्वायर जो है, इतनी जगह में डॉट कितने होंगे, इसको नापने का काम होता है डॉट पर इंच का, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलती है प्रिंटिंग क्वालिटी। नेक्स्ट है इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती थी। तो देखिए हर एक जनरेशन में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। तो यदि फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब उपयोग किया जाता था। सेकंड जनरेशन में अपग्रेड करके ट्रांजिस्टर बना दिया गया। किसके द्वारा बनाया गया, इसका आंसर आपको देना है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया। उसके बाद थर्ड में आपका आईसी आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आविष्कार किसने किया, और इसी को अपग्रेड करके माइक्रो प्रोसेसर बना दिया गया, ठीक है। और इसी फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर से युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोला जाने लगा, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में एआई यानी कि इंसान जैसे सोचता है वैसे ही काम करने लगे हैं यहाँ पे कंप्यूटर। जैसे रोबोट की अगर बात करें, चिट्ठी आपने देखे होंगे, तो यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर तो हो नहीं, मतलब ये सेकंड जनरेशन है। आईसी की अगर बात करें तो ये थर्ड जनरेशन है। और वीएलएसआई मतलब जो होता है फोर्थ जनरेशन। तो यहाँ हो गया फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, ठीक। नेक्स्ट है एक प्रतिवर्ती यानी रिवर्सल प्रक्रिया लागू करते समय खालिस्तान संपीड़न पूरी तरह से, संपीड़न मतलब होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब कोई बड़ी आकार की चीज़ को छोटे आकार में बदलना, तो पूरी तरह से मूल छवियों को वापस लौटाता है। तो ये जो है था लूज लेस। अब लूज लेस होता क्या है, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं किसको, डेटा कंप्रेशन को। डेटा कंप्रेशन होता क्या है, डेटा कंप्रेशन की अगर बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा बिट्स को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि डेटा का आकार कम हो जाता है और इससे स्टोरेज क्षमता तथा फाइल ट्रांसफ़र की गति बढ़ जाती है। डेटा कंप्रेशन का लाभ यह है कि हम समान प्रकार के डेटा को कम बिट्स डेटा में स्टोर करके ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी हमको भेजने के लिए, जैसे हम देखते हैं ना कोई पिक्चर जो है 4 MB में नहीं जा सक रही है, तो 4 MB को हम कंप्रेस करके 2 MB में कन्वर्ट कर देते हैं और 2 MB आसानी से चली जाती है। उसी को क्या बोलेंगे हम, कंप्रेस। उदाहरण के लिए सॉन्ग हम डाउनलोड करते तो अलग अलग कैपेसिटी होते हैं, जैसे कि 10 MB का सॉन्ग हो सकता है, ठीक है। जैसे 128 KB पर सेकंड के हिसाब से करें तो नॉर्मल होता है 5 मिनट का 5 MB का होता है। पर यदि इसी को हम बड़ा कर दें यहाँ कैपेसिटी, तो यहाँ 10 MB हो जाएगा वो, ऐसे ही हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ बात करें, एक तो लूजी होता है और एक लूजलेस होता है। लूजलेस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो लूजलेस क्या होता है, वह कंप्रेशन जिसमें डेटा के साइज़ को पूरी तरह घटाया जाता है जिससे कि डेटा की हानि नहीं होती, लूजलेस कंप्रेशन कहलाता है। और हम डीकम्प्रेस करके वापस डेटा के एक्सट्रैक्ट साइज़ को वापस पा सकते हैं। और इस कंप्रेशन का प्रयोग डॉक्यूमेंट में किया जाता है जो कि टेक्स्ट को कंटेन किए रहते हैं, जैसे कि GIF, जीप होता है, ब्रोटिल होता है, वेब पी और PNG होता है। ये सब क्या कहलाते हैं, लूजलेस कंप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो है छवियों को वापस लौटाता पूरी, यानी कि इमेजेस को, तो ये हानि रहती है, यानी कि लूजलेस होता है, ठीक है। एक और होता है लूजी, तो यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए ब्लैंक जो होता है डिजिटल जो इमेजेस होती है उसको हानिपूर्ण संपीड़न यानी कि लूजी कंप्रेशन का आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला तरीका है, विशेष रूप से उन इमेजेस को जो कि डिजिटल फोटोग्राफी द्वारा निर्मित की जाती है। डिजिटल फोटोग्राफी की बात की जाए तो ये होता है JPG, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है।
अब आपके लिए क्वेश्चन है MP3, AVI और PNG, इनका सबको फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखिए गूगल से सर्च करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए JPG, और ये कैसा है, लूजी। तो हमने देखिए डेटा कंप्रेशन क्या होता है, लूजलेस होता है और लूजी होता है। तो लूजी का मतलब क्या होता है, वह कंप्रेशन जिसमें डेटा की हानि होती है, लूजी कंप्रेशन कहलाता है, तथा हम दोबारा डिकम्प्रेस करके वापस नहीं पा सकते। यदि मान लो हम फोटोशॉप में इमेज बना रहे पीएचडी क्या होती है, एक जो होती है लेयर वाली फाइल होती है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। यदि हम इसको जेपीजी बना लेते हैं तो इसकी सारी क्वालिटी जो है जॉइंट हो जाएगी और वापस इसको पीएचडी बनाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि वापस नहीं पा सकते। तो इसमें हमेशा डाटा के लिए डिलीट, मतलब जो इससे डाटा जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। और इस कंप्रेशन का प्रयोग ज़्यादातर इमेज, ऑडियो, ग्राफिक्स में किया जाता है। जैसे जेपीजी इमेज होती है, एमपीजी इमेज होती है वीडियो फाइल, MP3 इमेज होती है ऑडियो फाइल, मतलब ये इमेज नहीं होती, ये तो ऑडियो फाइल होती है, और ये वीडियो फाइल होती है, और ये जेपीजी मतलब पिक्चर फाइल होती है। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेटिंग का क्या लाभ है, तो देखिए प्रिंटर की सेटिंग में दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रिंटर एंड स्कैनर की अगर बात करें तो यहाँ से हम देखिए प्रिंटर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रिंटर है और प्रिंटर को हम मैनेज कर लेते हैं। और प्रिंटर को मैनेज करने के बाद देखिए प्रिंटिंग प्रेफरेंस, यहाँ देखिए किस प्रकार की प्रिंटिंग निकालना है, डिफ़ॉल्ट हम सेट कर लेते हैं। कैसे, पोर्ट्रेट निकालना है, कितने पेज पर सीट निकालना है, मतलब एक सीट की कितने पेज निकालना है। एडवांस में जाएंगे तो पेपर की जो साइज़ है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ अगर हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट रूप में सेटिंग से, तो हमको जब भी प्रिंट करना हो तो ये सेटिंग बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि प्रिंटिंग हमारी फास्ट होगी। जैसे और दूसरे प्रिंटर भी हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए यदि हमको PDF बनाना है तो PDF के लिए भी हम यहाँ से देखिए प्रेफरेंस, प्रॉपर्टी, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो यानी डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग सेटिंग क्या करती है, डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग सेटिंग का मतलब होता है कि यह हमारे समय को बचाता है, यानी कि यह हमारे समय को बचाता है, यानी प्रिंटिंग जो है बार बार पूछता नहीं विवरण, हमको फटाक से वो प्रिंट निकाल कर दे देता है, ठीक। MS वर्ड 2016 में पृष्ठ क्रमांक यानी पेज नंबर एंटर करने के लिए हमें कौन सी रिबन यानी कि कौन सी टैब में जाना होता है। तो देखिए MS वर्ड की बात करें तो हम ओपन कर लेते हैं पहले वर्ड, और वर्ड ओपन करने के बाद हम देखिए इस प्रकार न्यू बना लेते हैं, और न्यू में हम जाएंगे तो पेज नंबर हम इंसर्ट कैसे करते हैं, देखिए इंसर्ट टैब में गए और आपको देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आए, पेज है देखिए ग्रुप कहलाता है, तो पेज ग्रुप हो गया सबसे पहला, फिर दूसरा टेबल ग्रुप हो गया, तीसरा यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप हो गया, पिक्चर देखने को मिलेगी देखिए, एड इन्स इसमें कोई काम का नहीं है, ठीक है। मीडिया में देखिए ऑनलाइन वीडियो, लिंक में आपको लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस जिसमें हाइपर लिंक भी होता है, कमेंट में सिर्फ कमेंट दिखेगी, हेडर एंड फुटर में आपको देखिए हेडर, फुटर और पेज नंबर, उसके बाद टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप कैप वगैरह, वर्ड आर्ट, ये सारी चीज़ें, सिग्नेचर लाइन देखने को मिलेगी, और सिंबल में आपको इक्वेशन और सिंबल। तो आपका जो पेज नंबर वो कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब में ही आपको हेडर एंड फुटर ग्रुप में पेज नंबर मिलेगा। चाहे तो आप हेडर एंड फुटर से भी ला सकते हैं, चाहे तो आप पेज नंबर को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए टॉप ऑफ द पेज में कर सकते हैं, बॉटम ऑफ द पेज, पेज की मार्जिन में कर सकते हैं, करंट पोजीशन में कर सकते हैं जहाँ भी लाना है, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सारे चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, इंसर्ट में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट टैब में ही आपको हेडर एंड फुटर ग्रुप में क्या मिलेगा, पेज नंबर इंसर्ट करने की चीज़ें मिलेगी। देखिए आप देख भी सकते हैं, देखिए इंसर्ट टैब में गए और यहाँ पे हमको जाना कहाँ पे, हेडर एंड फुटर ग्रुप में पेज नंबर में, ठीक। नेक्स्ट है डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जो है क्या कहलाती है। पहले तो हमको जानना पड़ेगा डायरेक्टरी होती क्या है। तो डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी का मतलब होता है कोई फोल्डर, यानी कि यदि हम बात करें किसकी, मतलब हम बात कर लेते हैं विंडोज़ की, तो विंडोज़ में हम इसे क्या बोलेंगे, फोल्डर। और यदि हम बात करें डॉस की, ठीक है, तो डॉस में इसको बोला जाता था डायरेक्टरी। और एक डायरेक्टरी मान लो सी तो हो गई रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर हम बना दिए माई डॉक्यूमेंट, उसके अंदर बना दिए कोई अदर मतलब जो है फोल्डर। तो देखिए ये हो गई रूट डायरेक्टरी, ये हो गई मेन डायरेक्टरी, मतलब सी, ये तो हो गई रूट डायरेक्टरी। परंतु यहाँ हम बात करें किसकी, यहाँ हम बात कर लेते हैं किसकी, जो रूट डायरेक्टरी है उसको छोड़ दें, तो ये हो गई मुख्य डायरेक्टरी और ये हो गई सब डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को हम क्या बोलेंगे, सब डायरेक्टरी। तो यहाँ पर राइट आंसर भी क्या है, सब डायरेक्टरी। वैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ बात करें किसकी, ये देखिए यहाँ ये डायरेक्टरी हो गई, ये डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी है तो ये सब डायरेक्टरी, फिर ये देखिए जितनी भी कहलाएगी ये सब डायरेक्टरी कहलाएगी। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को हम क्या बोलेंगे, सब डायरेक्टरी बोलेंगे। डायरेक्टरी मतलब होता है एक फोल्डर जहाँ पर्टिकुलर विशेष हम जो है फाइल फोल्डर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम इन फोल्डर को भी स्टोर कर सकते हैं और फाइल को भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं
किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है जिससे वह अपठनीय यानी कि रीड नहीं कर सकता है ना, कि रीड नहीं कर सकता इस मतलब कोई कोडिंग में होगी। तो कंप्यूटर पर कोई सूचना जो है एक प्रकार से देखिए नॉर्मली अगर देखें तो प्लेन टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मली जो पढ़ने वाला होता है। और जैसे हम ईमेल भेज रहे हैं तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है और सामने वाले पास भी प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए, पर बीच में है नेटवर्क से गुजर रहा है। नेटवर्क में अनऑथोराइज पर्सन बहुत सारे होते हैं जो कि इस सूचना को एक्सेस करने की कोशिश में होते हैं। तो इस बीच में कोई सूचना को क्या है पढ़ ना पाए यानी कि अपठनीय रहे, तो उसके लिए यहाँ पे किया जाता है एनक्रिप्ट। क्या किया जाता है? एनक्रिप्ट। और एनक्रिप्ट करने के बाद यहाँ पे एनक्रिप्शन वाला कोड चलेगा, ठीक है, और बीच में कोई भी रीड नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पे इसको फिर से किया जाता है डिक्रिप्ट यानी कि प्लेन टेक्स्ट में बदला जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है ये कूट लेखन यानी कि एनक्रिप्शन कहलाता है। राइट आंसर क्या है? एनक्रिप्शन। नेक्स्ट है डिजिटल हस्ताक्षर यानी डिजिटल सिग्नेचर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर, अब जैसे हमारा सिग्नेचर होता है वैसे ही डिजिटल भी होता है, पर हमारे सिग्नेचर की डुप्लीकेट बनाई जा सकती है पर डिजिटल सिग्नेचर की नहीं बनाई जा सकती, और एक प्रकार का प्रमाणित करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे यह प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह किसी हस्ताक्षर की स्कैन की हुई इमेज होती है, गलत है। क्यों? क्योंकि होता वैसे ही है परंतु ये डिजिटल हस्ताक्षर होता है, ठीक है। इसे जानकारी इनक्रिप्ट करके बनाया जाता है, बिल्कुल सही, मतलब कोई इसको रीड नहीं कर सकता है, और इसकी प्रतिलिपि नहीं बनाई जा सकती, बिल्कुल सही है। यानी कि दूसरा बस हमारा जो है गलत है, बाकी सब सही है। तो दूसरा यानी कि सही नहीं है पूछा था, तो ये जो है इसकी इमेज स्कैन की हुई नहीं होती, ये तो डिजिटल जो है सिग्नेचर होती है। जैसे यहाँ देखिए डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो देखिए मैसेज या डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने के लिए एक गणितीय योजना है। एक वैध डिजिटल सिग्नेचर प्राप्तकर्ता का यह विश्वास देता है कि मैसेज एक ज्ञात प्रेषक यानी सेंडर द्वारा बनाया गया है और डिजिटल साइन किया हुआ है एक विशेष कोड। अब यहाँ देखिए जो जैसे आधार कार्ड है डिजिटल साइन में आता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी डिजिटल साइन में देखने को मिलती होगी। डिजिटल लॉकर भी देखने को मिलेगा, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब जो है आपको विश्वसनीय रूप से जो है डिजिटल सिग्नेचर किए हुए यानी कि प्रमाणिक रूप से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए मैसेज है आपका, मैसेज जो है प्राइवेट की के माध्यम से सिग्नेचर हुआ और यहाँ वेरीफाई होकर देखिए पब्लिक की के माध्यम से वापस आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स, एक व्यवसाय मॉडल से हमारा क्या तात्पर्य है? तो कैसे? वाणिज्य जिसमें स्थानीय दुकान में वस्तुओं को खरीदना या बेचना कहलाता है। यदि बात करें हम ई की तो स्थानीय दुकान की तो बात ही नहीं होती। ई का मतलब होता है कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके, तो ये तो हो जाएगा क्रॉस। वाणिज्य जो कि डोर टू डोर बिक्री पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। वाणिज्य जो कि कंप्यूटर पर निर्भर नहीं है, ये तो गलत है क्योंकि कंप्यूटर पर ही निर्भर है। दूसरा नेक्स्ट जो है वाणिज्य जो कि इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर पर लिए जो है कंप्यूटर पर किए गए लेन देन पर आधारित होता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि कॉमर्स तो होता है वाणिज्य यानी कि व्यापार होता है नॉर्मली जो होता है मार्केट, परंतु यदि वो ऑनलाइन हो जाए तो वो कहलाता है ई कॉमर्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो व्यापार इंटरनेट और कंप्यूटर से लेन देन करता है उसे हम क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स। आप यहाँ देख भी सकते हैं ई कॉमर्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें खरीदा और बेचा जाता है किसको? सामान को या सर्विसेज को, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ देखिए ई कॉमर्स कुछ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है। B2A यानी कि बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। C2B यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस हो सकता है। C2C यानी कंज्यूमर से कंज्यूमर हो सकता है। और A2C का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन टू कंज्यूमर हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हमने पहले भी देखे थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम तो गूगल के द्वारा, ओपेरा आप देख सकते हैं, फायरफॉक्स, ये सब वेब ब्राउज़र है, पर इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यहाँ देखिए ये यहाँ पे गलत आ गया, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका राइट आंसर है। गूगल कंपनी के द्वारा इसके पहले मैंने बताया था। चलिए यहाँ हम देख भी लेते हैं और आगे देख लेंगे जो ब्राउज़र है उसके बारे में। किस टैब के द्वारा सिग्नेचर लाइन को जोड़ा जाता है? तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हम उपयोग करके देख लेते हैं। देखिए 2013 में कौन सी टैब है जहाँ पर डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन को जोड़ा जाता है? तो हम देखिए वर्ड में चलते हैं, तो इंसर्ट में गए और इंसर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट ग्रुप दिख रहा है। टेक्स्ट ग्रुप में आप देखिए ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन दिख रहा है, कौन से टैब में? इंसर्ट। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं SSW एजुकेशन, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम जो भी हमको लिखना है, और ईमेल आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ओके करोगे, देखिए सिग्नेचर लाइन आ गई। सिग्नेचर लाइन हम जोड़ सकते हैं। अब ये जो है एक्टिवेटेड रहेगा तो यहाँ सिग्नेचर लाइन आपकी आ जाएगी, ठीक।
तो कौन सी टैब है, इंसर्ट। इंसर्ट में अगर हम टेक्स्ट ग्रुप में और यहाँ सिग्नेचर लाइन को ऐड कर लिए, ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इंसर्ट। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन निम्न में से किस दृश्य यानी कि व्यू जो होता है, स्लाइड जो होती है उसके मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग के किए जा सकने वाले परिवर्तनों की तुलना में अधिक विशिष्ट स्लाइड लेआउट और स्वरूपण परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो देखिए हम प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट करने के पूर्व हम जो है स्लाइड को एक से अधिक स्लाइड को एक में निकाल देते हैं, जैसे ब्राउज़र वगैरह निकालते हैं। तो एक से अधिक स्लाइड निकाल रहे हैं एक पेज में, तो इसका मतलब उस लेआउट को हम क्या बोलेंगे, हैंडआउट्स। और हैंडआउट्स को मैनेज करने के लिए हैंडआउट्स मास्टर होता है। चलिए देख लेते हैं हैंडआउट्स मास्टर कैसे मैनेज किया जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ चलने के बाद देखिए हम जाते हैं व्यू में, और व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा क्या देखने मिलेगा, हैंडआउट्स मास्टर। जैसे हम हैंडआउट मास्टर में जाएंगे तो एक पेज में 6 स्लाइड निकल रही है। चाहे तो आप एक पेज में 2 स्लाइड निकाल सकते हैं, चाहे तो आप 4 स्लाइड 3 स्लाइड जैसे भी आपको निकालना है इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो हैंडआउट्स ओरिएंटेशन कैसा रखना, सारी चीज़ें आप सेटिंग कहाँ से करते हो, हैंडआउट्स मास्टर से। और एक और होता है देखिए यहाँ पे व्यू में, व्यू में क्या होता है, स्लाइड मास्टर, स्लाइड में चेंजेस होते हैं। नोट्स में सेटिंग के लिए नोट्स मास्टर होते हैं यहाँ पे। और ये जो है आपको सभी कहाँ मिलेंगे, व्यू टैब में ही मास्टर व्यू नाम के एक ग्रुप में मिलेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन व्यू में आपको 5 व्यू मिलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं नॉर्मल है, आउटलाइन है, स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स पेज है और रीडिंग व्यू, ये सभी मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में बबल चार्ट के मामले में कौन सा कथन गलत है। पहले जान लीजिए बबल चार्ट होता क्या है। तो बबल चार्ट देखिए यहाँ पे आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपको ईस्ट वेस्ट कहाँ दिख रहा है, देखिए अब इनकी वैल्यू देखिए, यूनिट सोल्ड 1280, 1350, 1210 और 1440। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, देखिए साउथ की वैल्यू क्या है, 1440, तो देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है, साउथ दिख रहा है सबसे ऊपर। नॉर्थ देखिए उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है वेस्ट, तो देखिए वेस्ट सेकंड नंबर पर दिख रहा है, देखिए ऊपर। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है ईस्ट, तो ईस्ट आपको यहाँ दिख रहा है। और नॉर्थ सबसे नीचे दिख रहा है, देखिए नीचे, ठीक है। तो यहाँ नीचे आपको देखिए यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, मतलब जो यूनिट सोल्ड हुई उसकी टोटल सेल आपको इस प्रकार दिख रहे, प्राइस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यहाँ दे, अब तो आपको देखने को मिला होगा कि ये जो बबल चार्ट है, बबल चार्ट किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए बबल चार्ट सेट की तुलना तब करता है जब 2 के बजाय 3 जो मान मौजूद हो। तो बिल्कुल सही है, गलत पूछा जा रहा। बबल चार्ट विभिन्न वर्गों के मानों की तुलना करता है, तो ये गलत है। बबल चार्ट में प्रत्येक बिंदु एकल डाटा बिंदु से मेल खाता, बिल्कुल सही। बबल चार्ट के लिए डेटा जो टेबल होता है उसका तीसरा कॉलम बबल का आकार निर्धारित करता है, ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा है, गलत है सेकंड नंबर का, ठीक है। बबल चार्ट आप देख चुके हैं यहाँ पे। और चार्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एक्सेल में जाओगे या फिर जब एमएस वर्ड में भी आप उपयोग करोगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे। आउटलुक विंडो का निम्नलिखित में से कौन सा इंटरफेस, आउटलुक की बात करें तो ईमेल से संबंधित फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो है जीमेल भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ईमेल से संबंधित। तो आउटलुक 2013 में कैलेंडर दिखता है, टास्क दिखता है, कॉन्टैक्ट दिखता है, मेल फोल्डर दिखता है, तो ये साइड में दिखते हैं। आउटलुक तो यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा, पर साइड में आपको क्या दिखते हैं, ये सारी चीज़ें दिखती है। तो ये साइड वाली चीज़ों को बोला जाता है नेविगेशन। क्या बोला जाता है, नेविगेशन। तो यहाँ पे नेविगेशन पेन इसका राइट आंसर होगा। एमएस वर्ड 2007 में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के नीचे अप्लाई टू आता है। तो अप्लाई टू में एक कॉम्बो बॉक्स होता है जहां पर खाली स्थान को चुना जाता है। तो इसके उपयोग पर वर्ड में जो सम्मिलित इंसर्शन पॉइंट है उस पर एक पेज ब्रेक बन जाता है और ब्रेक के बाद नई सेटिंग शुरू हो जाती है। चलिए हम उपयोग करके देखते हैं वर्ड में। तो वर्ड में चलते कहाँ पे, लेआउट में। और लेआउट में जाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ देखिए पेज सेटअप। पेज सेटअप कहाँ है, ये वाला। पेज सेटअप करें तो देखिए यहाँ सबसे नीचे आपको अप्लाई टू आ रहा है। तो अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट, और दिस पॉइंट मतलब होता है इंसर्शन, ब्रेक पॉइंट बन जाएगा और वहाँ से सेटिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या आंसर आ रहा है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी कि राइट आंसर दिस पॉइंट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से किस समूह में लाइन स्पेसिंग विकल्प मौजूद है। तो लाइन स्पेसिंग देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं एमएस वर्ड में होम टैब दिख रहा है। होम टैब के अंतर्गत आप देखिए लाइन स्पेसिंग कहाँ मिल रहा है, पैराग्राफ में। पैराग्राफ में कहाँ, ये लाइन स्पेसिंग। और लाइन स्पेसिंग में आपको अगर क्लिक करोगे तो क्या मिलेगा, 1.0 मिलेगा, 1.15 मिलेगा, 1.5 मिलेगा, 2.0 मिलेगा, 2.5 मिलेगा और 3.0। तो डबल लाइन के लिए 2.0, सिंगल लाइन के लिए 1.0 और बाकी आप मैनेज कर सकते हैं। ट्रिपल लाइन के लिए 3.0 और स्पेसिंग के लिए अगर खोलोगे तो यहाँ पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, पैराग्राफ समूह। यानी देखिए पैराग्राफ ग्रुप में ये जो है आपको स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है।
एडिटिंग समूह में आपको फाइंड एंड रिप्लेस मिलते हैं। फ़ॉन्ट समूह में देखें तो आपको देखिए ये मिल रहा है फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें, चेंज केस वगैरह। स्टाइल समूह में आपको स्टाइल मिलती है। आगे चलें, दी गई इमेज में विकल्प MS वर्ड 2016 में रिव्यू टैब देखें तो ये कौन से समूह के अंदर पाया जाता है। स्पेलिंग की बात की जा रही है, स्पेलिंग एंड ग्रामर की। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर कहाँ मिलता है आपको? स्पेलिंग एंड ग्रामर देखिए यहाँ पे रिव्यू टैब दिख रहा है। रिव्यू टैब में अगर हम प्रूफिंग में जाकर स्पेलिंग टैब में मतलब स्पेलिंग जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें तब ये डायलॉग बॉक्स शो होता है। ठीक है, तो यहाँ स्पेलिंग से रिलेटेड चीज़ें शो हो जाती है और ये कहाँ आता है? प्रूफिंग में। इसके अलावा आप देखिए इसमें दिसारस आता है, वर्ड काउंट आता है, फिर देखिए इधर जो है अन्य चीज़ें आपको दिख रहे ग्रुप, तो ये थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखिए। अब देखिए ये स्पेलिंग आया था 2016 तक। 2019 में आपको इस प्रकार का स्पेलिंग वाला जो है डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ठीक है, जिसमें देखिए चेंज की कोई बटन नहीं होती, गलत वाला यहाँ दिखाता है, सही वाला यहाँ साइड में आप क्लिक करोगे एरो पे तो देखिए रीड अलाउड यानी पढ़कर सुनाएगा। स्पेल आउट है, चेंज ऑल कर सकते हैं, एड टू ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, एड करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आपको वही रखना है तो इग्नोर कर सकते हैं, सभी जगह वही रखना है तो इग्नोर ऑल, और डिक्शनरी में ऐड करना तो ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जो है उसकी इंग्लिश यहाँ पे चल रही है। MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में लाइन स्पेसिंग सेटिंग, सिंगल स्पेस का मतलब क्या होता है? तो सिंगल स्पेस मतलब भाई 1.0, डबल स्पेस मतलब 2.0। तो यहाँ पे देखिए एक होता है, यानी कि सिंगल स्पेस मतलब एक होता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, देखिए ये होता है सिंगल स्पेस, ये होता है डबल, ये होता है ट्रिपल। माँ के बीच में आप देखिए 1.15, 1.5, 2.5। ठीक, और यदि आप यहाँ से क्लिक करोगे तो पैराग्राफ ऑप्शन हो जाएगा। पैराग्राफ समूह में ये शो होता है कौन से टैब में? होम टैब में। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बिंग एक सर्च इंजन है, आपको इस प्रकार की स्पेलिंग दिखेगी, बिंग सर्च इंजन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ राइट आंसर है। ठीक है, गूगल के द्वारा गूगल सर्च इंजन है, याहू के द्वारा याहू है, AOL भी सर्च इंजन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा देखिए बिंग, इस प्रकार से देखिए इंटरफेस देख सकते हैं। चाहे तो आप ओपन भी कर सकते हैं। लॉन्च कब किया गया था? ये 3 जून 2009 को। रिटर्न मतलब बनाया गया ASP.NET में, 40 लैंग्वेज को सपोर्ट करता। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इसकी ऑनर है। खोलकर भी देख सकते हैं, पर इस प्रकार का ही आप देखिए क्या ओपन करोगे www.bing.com, आप ऐसे ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ गूगल सर्च जैसे ही सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए कॉलम, जो कॉलम होते हैं, कॉलम मीनू डिस्प्ले एक प्रकार से कॉलम जो मीनू है, कॉलम ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन को डिस्प्ले करता है। तो ये कौन से ग्रुप में होता है, मतलब पेज लेआउट के कौन से ग्रुप में होता है, ये हमको देखने को मिलेगा। तो हम चलते कहाँ पे? MS वर्ड में। MS वर्ड में देखेंगे, देखिए लेआउट में आप देखेंगे कॉलम मिल रहा है। कॉलम में देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट, और मोर में जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यानी कि लाइन भी ला सकते हैं, कॉलम कितने हैं वो भी ला सकते हैं, और कितने कॉलम बीच में हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिंग दे सकते हैं। फिर वही ऑप्शन आ गया देखिए यहाँ पे। अब आपको देखिए यहाँ कॉलम जो मिल रहा है कौन से ग्रुप में मिल रहा है? पेज सेटअप में। कौन से टैब में मिल रहा है? लेआउट में। आप पूछा क्या गया है कौन से ग्रुप में मिल रहा है? तो कौन से ग्रुप में मिल रहा है देखिए यहाँ पे पूछा है लेआउट टैब में कौन से समूह में है? तो समूह का मतलब होता है पेज सेटअप। ठीक है, तो ये देख भी सकते हैं। लेआउट के अंतर्गत आप गए पेज सेटअप में, पेज सेटअप में जा कॉलम में आप 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट, इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फ्लो चार्ट में निम्न जो सिंबल है वो किसका प्रतीक है, किसके लिए जाना जाता है? तो हम फ्लो चार्ट के बारे में देख लेते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? डेटा, मतलब जो हमारी एल्गोरिदम होती है उसको पिक्चर के रूप में बनाना। पिक्चर, या हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि हम जैसे मैप तैयार करते हैं घर बनाने के लिए, तो मैप में हम जो जो सिंबल यूज़ करते हैं उनको हम फ्लो चार्ट बोल सकते हैं, फ्लो चार्ट के सिंबल। वैसे ही प्रोग्राम बनाने से पहले हम क्या करते हैं? उनको एक चित्र के रूप में दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में हम देखिए, अगर देखिए इस प्रकार का चौकोन बॉक्स आता है तो ये प्रोसेस का होता है। इस प्रकार का देखिए थोड़ा कर्व आता है इधर से तो ये टर्मिनल का होता है। इस प्रकार का देखिए ये डायमंड यानी डिसीजन बॉक्स इसको बोलते हैं। मैनुअल इनपुट इस प्रकार का आता है। मैनुअल ऑपरेशन इस प्रकार का आता है। डेटाबेस में देखिए इस प्रकार का डेटाबेस सिंबल है। प्री डिफाइंड प्रोसेस है। इनपुट के लिए देखिए जो प्रोसेस था वो इनपुट में देखिए थोड़ा सा, यानी कि देखिए आप खुरमे का निशान बन गया है। खुरमा, देखिए खुरमा आप जानते होंगे, खुरमा खाए भी होंगे, तो खुरमे जैसी आकृति बन गई, इनपुट हो गया। डॉक्यूमेंट इस प्रकार का सिंबल आता है। मल्टी डॉक्यूमेंट के लिए इस प्रकार का सिंबल, डिले होते ही प्रोसेस तो इसके लिए। और ऑन पेज रेफरेंस मतलब एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना है तो ये हम जो गोला सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट प्रोसेस डेटा, देखिए डेटा में थोड़ा देखिए यहाँ पे आप देखें तो नुकील यानी शार्प है और यहाँ पे थोड़ा कर्व हो गया है। मर्ज के लिए इस प्रकार का सिंबल आएगा। प्रिपरेशन और ऑफ पेज रेफरेंस के लिए,
तो हमारे लिए पूछा गया है डिसीजन, तो ये इसका आंसर क्या होगा, डिसीजन। डिसीजन मेकिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनपुट के लिए ये आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए ये, और आउटपुट के लिए भी ये उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एम एस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर फॉन्ट समूह के विकल्प चेंज केस में उपस्थित होता है। तो मैंने बताया चेंज केस कहाँ होता है, फॉन्ट ग्रुप में होता है, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में होता है। और कौन कौन सी चीज़ें होती है, 5। तो 5 चीज़ें कौन कौन सी होती है आप देख सकते हैं। देखिए सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। 5 चीज़ें होती है। तो देखिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस, ये हमारा राइट आंसर होगा तीसरा वाला। ठीक है, अब जैसा ये दिख रहा है वैसे ये काम भी करते हैं। तो आप इनका प्रयोग करके सिलेक्ट करोगे पैराग्राफ को और इनका प्रयोग करके देखोगे सारी चीज़ें काम करेंगी। ज़्यादा है तो आप एम एस वर्ड जो है मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। 2019 के भी वीडियो मैं कंप्लीट लेकर आने वाला हूँ, फुल सीरीज़, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। दिया गया आइकॉन, जो आइकॉन दिया है वो एम एस वर्ड 2016 में मेलिंग टैब के अंदर होता है। उसमें ये किसका सूचक होता है, तो हम चलते कहाँ पर, एम एस वर्ड में। एम एस वर्ड में मेलिंग में चले और मेलिंग में जाकर देखते हैं। देखिए मेलिंग टैब में मेल मर्ज में दिख रहा है। मेलिंग टैब में आप देखोगे, देखिए लेटर इस प्रकार का दिख रहा है, ईमेल इस प्रकार का दिख रहा है, एनवलप देखिए लिफाफे आकार का, पर ये देखिए लेबल का आकार है। आप यहाँ भी देख सकते हैं लेबल दिख रहा है। तो ये किसका निशान हो गया, लेबल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लेबल। देखिए लेबल का निशान है ये वाला, ठीक है। और एनवलप का निशान कैसा होगा, एनवलप का निशान आप देख सकते हैं इस प्रकार का होगा, ठीक है। अब ये तो ईमेल का हो गया, समझो। एनवलप मतलब इस प्रकार से देखिए, अब जो है यहाँ से फ्रॉम और टू का एड्रेस, लेटर का एक क्या रहेगा, एक प्रकार से ऐसे हम देख सकते हैं। देखिए लेटर का ही हो गया, ईमेल ओपन, एनवलप में एड्रेस रहता है, लेबल में आप देखिए इस प्रकार से लेबल डायरेक्टरी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दी गई विंडो कब प्रदर्शित होती है, कब, जब लेटर मेलिंग जो मर्ज है उसके तीसरे चरण में होता है। तो यहाँ कौन सी रेडियो बटन को इनेबल करना होता है, तो कौन सी रेडियो बटन, देखिए यहाँ हम देखते हैं। देखिए जब हम तीसरे चरण में होंगे तो यदि हम यहाँ पे एक रेडियो बटन है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब होता है पहले से बनी हुई लिस्ट है तो आप इसका उपयोग करोगे। पर ये तो न्यू लिस्ट बनाने के लिए है। सेलेक्ट आउटलुक, आउटलुक की लिस्ट है तो इसको क्लिक करोगे। पर यदि न्यू लिस्ट आप टाइप करोगे तो आपको इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। तो राइट आंसर क्या है, तीसरा, टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट यहाँ देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हम न्यू लिस्ट बना लेंगे। न्यू लिस्ट बनाने के बाद हम जो है सेव करेंगे, फिर राइट लेटर करेंगे, चौथी स्टेप आएगी फिर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एम एस वर्ड 2016 में इस प्राप्तकर्ता को बाहर करें, यानी कि एक्सक्लूड दिस रिसिपेंट विकल्प मेल मर्ज की कौन से चरण में आता है। तो जो प्राप्तकर्ता है उसको बाहर करने की जो प्रोसेस है वो 5वें चरण में आती है। तो पहले तो हम शुरू से देखते हैं, पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में क्या देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट टाइप, लेटर बनाना है, ईमेल बनाना है, एनवलप, लेबल, डायरेक्टरी। तो हम क्या बनाते हैं, लेटर। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट। दूसरे स्टेप में हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, करेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट सेव करके रखें। तो हम करंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं तो देखिए पुरानी लिस्ट बनी हुई है, आउटलुक की लिस्ट लाना है या फिर नई लिस्ट बनाना है। न्यू लिस्ट बनाएंगे, न्यू लिस्ट बनाकर हम सेव भी कर लेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे राइट योर लेटर। अब फोर्थ स्टेप आती है। फोर्थ स्टेप में हम जो है सारी फील्ड को ऐड कर लेते हैं, फिर प्रीव्यू लेटर करते हैं। फिफ्थ में आते हैं तो देखिए रिसिपेंट आ रहा है, रिसिपेंट नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। पर नीचे आप जाओगे तो देखिए एडिट के जस्ट नीचे आता है एक्सक्लूड, यानी कि जो करंट में जैसे 1 है तो एक्सक्लूड दिस रिसिपेंट, यानी कि इस प्राप्तकर्ता को बाहर करें। और लास्ट में आ जाता है कंप्लीट द मर्ज, यानी कि आप प्रिंट कर सकते हैं। तो हम कौन सी स्टेप में देखे हैं, 5वीं स्टेप में हमने क्या देखे हैं, रिसिपेंट को बाहर करना। तो देखिए यहाँ पे रिसिपेंट को बाहर करना मतलब आप देख सकते हैं एक्सक्लूड दिस रिसिपेंट, यानी कि 5वें स्टेप में आप देख सकते हैं ये जो स्टेप है वो उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल में पिवोट टेबल खालिस्तान के लिए उपयोगी होता है। तो पिवोट टेबल जो होता है हम बनाकर देखते हैं। पहले एक्सेल ओपन करते हैं, ठीक है। एक्सेल में हमारे पास में पहले से एक डाटाबेस बना हुआ है, मतलब एक जो चीज़ें हैं वो हम बना कर रखे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ मैंने बहुत सारे नाम लिख लिए हैं, बहुत सारे आइटम है, उसकी क्वांटिटी है, डेट है और उसका एड्रेस है। तो हम देखना चाहते हैं कौन सा आइटम कितना बिका, मतलब कितनी क्वांटिटी किसके द्वारा बिकी गई, कौन किस व्यक्ति के द्वारा। तो ये सारी चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं किसमें, पिवोट टेबल में आसानी से। तो हम कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और रिकमेंडेड पिवोट टेबल भी आ रहा है और एक पिवोट टेबल भी आ रहा है। तो हम जाएंगे रिकमेंडेड में। रिकमेंडेड में जाएंगे जो पहले से बने हैं, जैसे कि देखिए ये बने हुए, देखिए यहाँ बने बनाए मिलेंगे, ये देखिए। तो इनमें से बने बनाए में से हम जो है कोई को भी क्लिक करें, देखिए इस प्रकार से हमारा जो है बन गया। अब आपसे देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, देखिए सारी चीज़ें सेलेक्ट है, HP लैपटॉप है, LG टीवी है, फिलिप्स है, सैमसंग, 4 आइटम देखने को मिल रहा है हमको।
जबकि यहाँ आप बात करोगे देखिए कितने सारे आइटम हैं, पर यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगराइज हो गया है। तो कैटेगराइज क्यों हो गया है? ये पिवोट टेबल का काम है। जैसे हम HP लैपटॉप देखते हैं तो चेतन के द्वारा 6, केशव प्रतीक के द्वारा 6, मनीष के द्वारा 7, मोहन के द्वारा 6। उसके बाद LG TV की बात करते हैं, LG TV किशोर के द्वारा, पीयूष के द्वारा। इस प्रकार हमको सबका सेपरेट टोटल भी मिल रहा है देखिए, और ग्रैंड टोटल भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो पिवोट टेबल ये काम कर रहा है। इसके अलावा हम और काम कर सकते हैं, जैसे देखिए पिवोट टेबल की फील्ड आ गई। हम चाहे तो यहाँ एड्रेस भी जोड़ सकते हैं, जैसे कॉलम में हम एड्रेस दे देते हैं तो एड्रेस के अकॉर्डिंग आ गया। देखो भोपाल के आ गए, ठीक है। इंदौर के आ गए, देखिए भोपाल के इतने व्यक्ति है, देखिए कौन कौन है भोपाल के। फिलिप्स टीवी वाले हैं जिसमें महेश आपको देखने को मिलेगा। सैमसंग टीवी में आपको देखिए चिराग और जितेंद्र देखने को मिलेगा। उसके बाद इंदौर में आपको देखिए टोटल मिलाकर कितने मिलेंगे। HP लैपटॉप तो टोटल 12 है, परंतु चेतन है यहाँ कहाँ का, मतलब जो आप देख सकते हैं इंदौर का। उसके बाद कौन है, मोहन है। तो ऐसे कैटेगराइज करके आप देख सकते हैं आसानी से। तो हमने क्या देखे, पिवोट टेबल क्या काम कर रहा है। पिवोट टेबल जो है क्रिएटिंग अनवेटेड क्रॉस टेबुलेशन, मतलब हम किसी भी प्रकार से डेटा को फिल्टर करके देख सकते हैं। इसका हिंदी में है देखिए आधारित क्रॉस टेबुलेशन बनाने के लिए। ये तो हमने यहाँ पे देखे कौन से, देखिए इस प्रकार से हमने टेबल बनाए थे और टेबल में हम इस प्रकार से देख भी सकते हैं, हमने बनाकर देख लिए। नेक्स्ट है MS वर्ड में ऐसी कौन सी संख्या जो है, कौन सी संख्या, आकृति, प्रतीक या संकेतक जो सामान्य लेखन रेखा प्रकार की छोटी छोटी होती है और इससे थोड़ा थोड़ा नीचे सेट होते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हमने लिखे H, तो H लिखे तो नीचे हमारा आ गया 2 और उधर आ गया वो, यानी कि इस प्रकार से हमको 2 नीचे लाना है तो उसके लिए हमको उपयोग करते हैं सबस्क्रिप्ट, और यदि 2 को ऊपर ले जाना आता है सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। देखिए हम कहाँ गए, होम टैब में गए, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में गए, देखिए सबस्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रहा है और दूसरा सुपरस्क्रिप्ट देखने को मिल रहा है। करता कैसे है काम, MS वर्ड में चलते हैं। MS वर्ड में चलने के बाद हम डाल देते हैं H और ये 2 और AO डाल देते हैं ना। मतलब हम देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए जो 2 है, 2 को हमको नीचे ले जाना है तो हम जाएंगे होम टैब में और ये जाएंगे सबस्क्रिप्ट में। देखिए यहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट इस प्रकार का देखने मिला, और यदि 2 को ऊपर ले जाना तो सुपरस्क्रिप्ट। तो ये दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगी, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है पहचाने कि दिया गया कथन सत्य है असत्य है। तो यहाँ देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग जो है छात्र यानी स्टूडेंट जो लेक्चर है उसके प्रशिक्षण में भाग ले सकता, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुभव को आमने सामने की कक्षा के समान, यानी कि यदि हम कोई टीचर से सामने वीडियो कॉलिंग से पढ़ रहा था हमको ऐसा फील होता है कि हम आमने सामने बैठकर पढ़ रहा, तो बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, पहला भी सही और दूसरा भी सही। ठीक है, यहाँ देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वीडियो टेलीफोनी भी बोला जाता है। वीडियो टेलीफोनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जानी जाती है, यानी कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग हम बोल सकते हैं। 2 वे और मल्टी पॉइंट भी हो सकती है, ट्रांसमिशन, ऑडियो वीडियो सिग्नल, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान जितनी तेज़ी से फ्रेम प्रदर्शित होते हैं उतनी तेज़ी से क्या होगा, वीडियो अच्छा चलेगा। मतलब फ्रेम जो है, फ्रेम ही होते हैं ना, बार बार चेंज होते हैं फ्रेम, तो जितनी तेज़ी से रिफ्रेश रेट बोल सकते हैं, जितने अच्छा रिफ्रेश रेट रहेगा, जितनी तेज़ी से फ्रेम बदलेंगे उतनी अच्छी जो है वीडियो अच्छा दिखाई देगा। तो वीडियो स्ट्रीमिंग होती क्या है, जैसे हम यूट्यूब से लाइव देखते हैं या नॉर्मली हम बिना डाउनलोड किए देखते हैं। बिना डाउनलोड किए देख रहे हैं यानी कि स्ट्रीमिंग है वो, और यदि हम लाइव देख रहे हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग कहलाती है। बिना डाउनलोड किए देखते हैं तो बिना डाउनलोड किए हमारा समय बच जाता है, डायरेक्टली हम वहीं से देखें और काम खत्म। लाइव स्ट्रीमिंग में जैसे मैं अभी वर्तमान में बोल रहा हूँ मान लो, और तुरंत आपको सुनाई दे रहा है, आप कुछ चैटिंग कर रहे हैं तो मेरे को दिखाई दे रहा, तो उस स्थिति को बोला जाता है लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से आप वीडियो ऑडियो कंटेंट को अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर देख सकते हैं बिना उसे डाउनलोड किए। सबसे अच्छा उदाहरण जैसे यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम भी होती है और वीडियो स्ट्रीम भी देखने को मिलती है। गाने, वीडियो, बहुत सारी चीज़ें हम बिना डाउनलोड किए देख सकते हैं। समय की बचत होती है, सीधा विंडो जो वीडियो है ऑडियो कंटेंट हम चला सकते हैं और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती डाउनलोड की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वीडियो स्ट्रीमिंग। तो इस प्रकार हमारा 15 मई 2022 के सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट यहाँ पर कवर कर लिए। इस हिसाब से हमने देखे जो मई में एग्ज़ाम हुए थे 14 और 15 मई, यानी कि दोनों शिफ्ट, 14 मई के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, 15 मई के भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट इस प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। तो इन सभी को आप देख लेंगे तो आपका अच्छा खासा नॉलेज यहाँ इंप्रूव हो जाएगा। और ज़्यादा इंप्रूव करना है तो आप मेरे आने वाले जो वीडियोस है 2019 MS ऑफिस के वीडियो देख लीजिए, और बाकी की चीज़ें मैं लेकर आऊँगा, अन्य सिलेबस भी CPCT का। तो बने रहिए आप जो है चैनल के साथ में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो यदि आपको पता है, आपको फील होता है कि मेहनत लगती है, तो आप शेयर ज़रूर करोगे। ठीक है, नहीं तो आप जो है
वीडियो को अच्छे से भी नहीं देखते, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।